इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस प्रवासी संगोष्ठी में का जो विषय हमारे सामने है वो आज पूरे देश में विभिन्न प्रकार के विभिन्न मंचों के माध्यम से समाज के जागृति में और समाज के अंतर्गत स्कूलिंग के बाहर भारत का इतिहास किस दृष्टि से देखा जाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो जिस्ट है, जो अंतर्गत उसकी सारी बातें हैं जो कहीं हमारे पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों में नहीं आ पाई, उसके विषय में एक माइक्रो एनालिसिस जाकर जड़ के अंदर अध्ययन करने का, उस स्तर पर जाकर अध्ययन करने का एक प्रयोग भारत सरकार भी कर रही है, हमारे सारे विश्वविद्यालय भी कर रहे हैं। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना भी 1 वर्ष से इस पर काम कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार विभाग, संस्कार भारती और प्रज्ञा प्रवाह मिलकर के पूरे देश में छोटी छोटी घटनाओं की लिस्टिंग करना, जो ऐसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे पाठ्य पुस्तकों और चर्चा से बाहर रहे उनकी लिस्टिंग करना, उस पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाना और उसको भविष्य के लिए इतिहास के पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से क्लासरूम तक और उसको पब्लिक में लोक विधा के माध्यम से ले जाने का एक संकल्प लिया है, जिसको भारत सरकार ने भारत अमृत महोत्सव का नाम दिया है। यह 75वें स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मनाने की बात थी और है भी, लेकिन यह महामारी, यह कोविड-19 की महामारी ने संपूर्ण मानवीय चेतना को पंगु बनाकर रख दिया। लेकिन ये भारत की विशेषता है या मनुष्य की विशेषता है कि कोई ना कोई रास्ता वो ढूंढ लेता है और उसी में एक रास्ता जो आभासी संगोष्ठियों के माध्यम से हम पूरे भारत में इस विषय को कैसे सामने ला सकें, यह एक संकल्प है। और इसमें आप सब विद्वद्जन गुरुजनों के माध्यम से, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से, आप सबके आशीर्वाद से यह पब्लिक तक जाए। इस महोत्सव के इस व्याख्यान की 10वीं कड़ी में आज का विषय पर ही मैं प्रकाश डालने का थोड़ा प्रयास करूंगा। प्रोफेसर सत्यकाम जी ने इन सारे विषयों को, हिस्टोग्राफी, रिसर्च मेथोलॉजी, हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास की अवधारणा, भारतीय चिंतन परंपरा, हिंदू पॉलिटी, प्राचीन भारत में राजनीति और इतिहास, प्राचीन ग्रंथों में इतिहास के स्रोत, इन सारे विषयों पर बड़े विद्वतापूर्ण अपने बीज वक्तव्य में हमारा मार्गदर्शन किया। मैं इन सारे विषयों को, हमको ये लाभ मिला कि आपके जैसा विद्वान हमको प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग मैं भविष्य में इतिहास संकलन के संगोष्ठियों में कर पाऊंगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम करता हूं। इतिहास के अध्ययन में प्रासंगिकता का होना आवश्यक है। अगर प्रासंगिकता नहीं है तो इतिहास का अध्ययन बेमानी सा हो जाता है। कुछ भारत के इतिहास के साथ इसी प्रकार से हुआ है। दुर्भाग्य से भारत का इतिहास की राइटिंग करने वाले लोग ऐसे थे जो भारत के स्थिति से परिचित नहीं थे, जिसकी चित्त की एकाग्रता भारत से नहीं थी। भारत के इतिहास का विभाजन करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो कहता है कि मैं भारत में नहीं आया हूँ, भारत का कोई भाषा नहीं जानता हूँ, भारत में किसी का परिचित नहीं हूँ, और उसने भारत के इतिहास को विभाजित करके और 3 प्रकार का इतिहास पढ़ने के लिए हमको मजबूर कर दिया। हमको इसलिए आवश्यक है कि हम ठीक प्रकार से इतिहास का अधिगम करें और लोक से लेकर के विश्वविद्यालय महाविद्यालय के क्लासरूम तक इतिहास को उस दृष्टि से ले जाएं जिसको पुराणों ने कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्ताम भायुक्तम इतिहास प्रत्यक्षते। इतिहास चारों पुरुषार्थों को देने वाला एक शास्त्र है और चारों पुरुषार्थों का उद्देश्य लोक कल्याण है, विश्व कल्याण है। इतिहास केवल पढ़ने पढ़ाने का ही विषय नहीं है, इतिहास जीवन का विषय है। और वास्तव में आदमी को अपने आप को अगर समझना है, मनुष्य को अपने को जानना है, अपने संस्कृति के साथ तादात्म्य स्थापित करना है, अपने देश के चित्त के तादात्म्य स्थापित करके और अपने को समझने का प्रयास करना है,
तो ये अनिवार्य विषय हो जाता है, एक आवश्यक विषय हो जाता है हमारा इतिहास, और उसका अध्ययन और उसका सम्यक और उस दृष्टि से अध्ययन जो भारतीय चेतना हमें बताती है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने चित्त की अवधारणा की बात कही, महाभारत में भी चित्त की अवधारणा की बात कही गई। हमारे प्रोफेसर शिवाजी सिंह कहते हैं कि आज मनुष्य के अंतःकरण के 4 विभाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन और बुद्धि की चर्चा कठोपनिषद में, गीता में और शायद दर्शन शास्त्र के सभी पन्नों पर उसी प्रकार से आया है कि मन और बुद्धि क्या पर्याय क्या है, कैसे मन चंचल होता है और बुद्धि मन को कैसे नियंत्रित करती है। लेकिन ये दोनों का मार्गदर्शन देने वाला कोई विषय है तो वह स्थिति है जो व्यक्त नहीं होती, और जब स्थिति व्यक्त होती है तो वह सत्य होता है, और सत्य जब क्रिएटिव होता है तो वह धर्म होता है। और इसीलिए यह भारत धर्माधिष्ठित समाज द्वारा स्थापित यह देश है, और यह देवताओं के द्वारा निर्मित देश है, और देवताओं के निर्देश आदेश पर ही यह देश चलता है। और जब इस देश में देवताओं के उस आदेश निर्देश उपदेश को हम कहीं अलग करते हैं तो हमारे ऊपर संकट आता है, और जब जब संकट आता है तो हम धर्म का ही आश्रय लेते हैं। इसीलिए उस स्थिति को हमें जानने की आवश्यकता है। हर मनुष्य की स्थिति होती है, माँ और बेटी की स्थिति होती है, पिता और पुत्र की स्थिति होती है। माँ की स्थिति से बेटा जब चैतन्य से एकाग्र होता है, उसकी स्थिति की एकात्मता होती है, तो आसाम में बैठा हुआ बेटा जब बुखार लगता है तो दिल्ली में बैठे हुए माँ की नींद खुल जाती है, क्योंकि उसकी स्थिति एक है। उसी प्रकार से यह भारत माँ की जब बात करते हैं, भारत के इतिहास की बात जब करते हैं, तो भारत माँ भी एक माँ है और उसकी भी स्थिति है, उसका भी अंतःकरण है जो व्यक्त होता है। जो व्यक्त होता है तो वह भारत हमारे समझ में आता है। तो जब भारत पर कोई विपत्ति आती है तो स्वाभाविक रूप से हमारी नींद खुल जाती है। तो भारत की क्रिकेट में भी हारता है तो भारत का बेटा अपने को असहज महसूस करता है। भारत के इतिहास से जब छेड़छाड़ होता है, भारत को जो अपमानित होता है, तो भारत का बेटा अपने को अपमानित महसूस करता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत के साथ, भारत के परंपराओं के साथ जो आपने अपमान किया है, जिसे कलंकित किया है, अगर हिंद महासागर के सारे तलहटी के मैल भी तुम्हारे चेहरे पर पोत दिए जाए तो शायद वह कलंक तुम्हारा छुपने वाला नहीं, क्योंकि भारत के धरती को अपमानित किया है, भारत के मनुष्य को अपमानित किया, भारत के समाज को अपमानित किया, भारत के संस्कृति को अपमानित किया। और ये सांप सपेरों का देश है, मूर्खों का देश है, सोना टोटका का देश है, इस प्रकार जो प्रसिद्धि ने आपने दिया। यहाँ पर सती प्रथा होती है, यहाँ तो बाल विवाह होता है, यहाँ तो माँ अपने बेटे को मगरमच्छ को खिला देती है। इस प्रकार का जो विषय सामने लाया गया वह बहुत ही चिंताजनक है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्त होते समय हमको ये लगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा 15 अगस्त की रात में कि कल का सुबह एक नया इतिहास लेकर के आएगा। हमारे देश के विद्वानों को आशा बंधी कि जैसे विभिन्न देशों में स्वतंत्रता के बाद भारत का, अपने देश का इतिहास उसके चित्र के अनुसार लिखा गया था, उसके स्थानीय एविडेंसेस पर स्थानीय विद्वानों के द्वारा लिखा गया था, ऐसे भारत का इतिहास लिखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और भारत का इतिहास में इतना डिस्टॉर्शन 1950 से पहले हुआ था, उसके 20 टाइम डिस्टॉर्शन भारत के इतिहास का स्वतंत्रता के बाद हुआ। और इसीलिए हमारे लाखों क्रांतिकारी जो हुतात्मा हुए, जिनको कोई स्वार्थ नहीं था, एक ही उद्देश्य था कि भारत का अपमान से भारत को निकालना, भारत माता को जकड़ी हुई जंजीरों से मुक्त करना। उनको सत्ता नहीं चाहिए था, उनको सम्मान नहीं चाहिए था, उनको कोई स्मारक नहीं चाहिए था। ऐसे लाखों की संख्या में जो हमारे लोग थे उनको नजरअंदाज किया गया और एक लाइन पढ़ाया गया, ले लिया आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, भारत साबरमती के लाल तूने कर लिया कमाल। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हम नारा लगाते थे तो महात्मा गांधी जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, यही कह करके बचपन हमारा समाप्त हो। इसीलिए आवश्यक है कि उन सारे तत्वों को खंगालना, उस भारत के चित्त के दर्शन करना, भारत के चित्त से कैसे एकात्म है हमारा क्रांतिकारी, और कैसे भारत के चित्त के जागरण का, कैसे भारत के स्व का जागरण का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम केवल और केवल अंग्रेजों को भारत से भगाने का उद्देश्य नहीं था,
हमारा स्वतंत्रता संग्राम भारत के स्व का जागरण, भारत के स्वत्व के जागरण का एक संकल्प था, एक उत्सव था, एक यज्ञ था, जिसमें लाखों की संख्या में हमारी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, जवानों ने, वनवासियों ने, गिरिवासियों ने, किसानों ने बिना कुछ जाने अपने को हुतात्मा के रूप में स्थापित किया। इसलिए आवश्यक है कि भारत के चित्त के सादाम में हमारा कितना है। क्या भारत की दुर्दशा, या भारत की हार, या भारत में भ्रष्टाचार, या भारत के इतिहास से छेड़छाड़, भारत के साहित्य से छेड़छाड़, भारत की शिक्षा पद्धति से छेड़छाड़, किंडर कार्नर और अन्य पद्धतियों के माध्यम से भारत की शिक्षा को विकृत करना। 70 वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी ऐसा मूर्धन्य विद्वान या कोई ऐसा प्रयोग नहीं दे पाए, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति बिगड़ गई। हमारे इतिहास केवल पुरखों को याद करने का, और भी किसके पुरखों को याद करना, जो परकीय थे उनको याद करने का विषय सामने आ गया। क्या स्वतंत्रता संग्राम में केवल और केवल वायसरायों का इतिहास पढ़ना हमारा उद्देश्य था? नहीं, हमारा उद्देश्य और भी था, जो हम नहीं पढ़ सके। आवश्यक है कि इन संगोष्ठियों के माध्यम से उनकी हम चर्चा करें। वीर सावरकर की बात करते हैं। वीर सावरकर सामान्य परिवार के व्यक्ति थे, और सामान्य परिवार के व्यक्ति धीर और स्तर की पढ़ाई करके वो जॉब नहीं करते, और श्याम कृष्ण वर्मा से जाकर के विदेश में मिलते हैं, और ये कहते हैं कि ये भारत में जो आत्महीनता आ गई है, जो आत्मविस्मृति आ गई है, जो भारतीय स्थिति की अवधारणा से व्यक्ति मुक्त हो चुका है, उसको पुनर्जागृत कैसे किया जाए, और उस पर वो अध्ययन करते हैं। और उसका परिणाम होता है 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का 6000 एविडेंसेस के आधार पर एक पुस्तक की रचना करते हैं। वह पुस्तक छपने के पहले ही प्रतिबंधित हो जाती है। वह पुस्तक उस समय के क्रांतिकारियों की ये गीता जैसे काम करती है। भगत सिंह जैसे, शहीद आजम भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी उस पुस्तक का ट्रांसलेट करवाते हैं, उसको पब्लिकेशन करवाते हैं। उसकी चर्चा हमारे इतिहास में नहीं है। शायद इतिहास ग्रंथों की सूची बनाते हैं तो वीर सावरकर के 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारे पास नहीं होता। हमारे केपी जायसवाल का हिंदू पॉलिटी, जो प्राचीन भारत से लेकर कैसे समाज, सोसाइटी और समितियों की बात करते हैं, किस प्रकार राजा के और मंत्रियों के प्रभाव की बात करते हैं, वो हमारे इतिहास के सिलेबस का अंग नहीं रहा। हमारे सिलेबस के अंग धोमिला थापर और कोई मुखिया और कोई चंद्रा हमारे इतिहास के मूल में चले। लाखों लोग भगवत दत्त से लेकर के तमाम ऐसे इतिहासकार हमारे बीच से बाहर से निकाल दिए। हमारे हनुमान प्रसाद सिद्धार राजस्थान में पैदा होते हैं और राजस्थान से निकलते हैं, और गीता के माध्यम से पर धर्मम निधन श्रेया पर धर्म भयावह की बात करते हैं। अपने स्वजन से भी युद्ध करना हमारा धर्म है, अपने हक के लिए। वह गीता जो दुनिया के लिए एक उपजीव्य थी, दुनिया के लिए धारण करने के दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ था, वह भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आता है। अब ऐसी स्थिति में हनुमान प्रसाद पोद्दार कल्याण के माध्यम से, कल्याण के 7 अंक प्रतिबंधित होते हैं। ऐसे हनुमान प्रसाद पोद्दार के कंट्रीब्यूशन हमारे इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम में नहीं है। इसके अतिरिक्त हम आगे देखते हैं, महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा है। वो अंग्रेजों को भगाने के लिए काम नहीं करते। वो जब आते हैं तो उनको लगता है कि यह दुर्दशा जो भारत की है, वह दुर्दशा आत्मविस्मृति के कारण, और 3 फेस में अपना काम करते हैं। पहले फेस में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, और उसका परिणाम होता है समाज पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जहां लाल पगड़ी देखकर लोग घर छोड़ करके खेत में लुका जाते थे, भाग जाते थे, महात्मा गांधी जी के प्रथम आंदोलन का परिणाम हुआ कि उसी पुलिस के थाने को घेर कर गांव के गरीब जनता और जला डालती है। प्रतिरोध का एक ऐसा मानसिक तैयारी समाज की होती है, और ठीक 10 साल के बाद महात्मा गांधी जी उसी विषय को फिर उठाते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से काम करते हैं। इसका कारण होता है कि पूना पैक में अंग्रेजों को एक दूसरे चाल में चल करके हमारे सामने आना पड़ता है। और तीसरे फेज में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। जब टंकी के मैदान में बंबई में, तो एक दूसरा स्वरूप महात्मा गांधी का दिखाई देता है।
और वो भाषण में वो कहते हैं कि आप लोगों को लगता होगा कि मैं वही करमचंद गांधी हूं जो 1919 में था, 1917 में था, लेकिन मेरा आज कहना है कि करो या मरो, और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। और देश खड़ा होता है जिस रास्ते में महात्मा गांधी चलते हैं, करोड़ों पग उस रास्ते में चल पड़ते हैं। यह कोई एक युद्ध नहीं है कि अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेजों को मारना है। आवश्यकता है कि भारत की चिति और भारत का स्व कैसे जागृत होता है, और भारत की चिति और भारत को स्व जगाने का ये बड़ा प्रकल्प जो हमारे क्रांतिकारी करते हैं। जालियांवाला बाग का आंदोलन होता है, उसमें हजारों लोग हमारे मारे जाते हैं, और उसमें 12 साल का एक बालक अपने घर से चल के आता है और जालियांवाले बाग के मिट्टी को लेकर एक बोतल में रखकर अपने घर जाता है, और जीवन भर 23 वर्ष की अवस्था तक, जब तक भगत सिंह की फांसी नहीं हो जाती, रोज प्रातः काल उस मिट्टी की पूजा करता है। आवश्यकता है कि उन तत्वों को जानने की बात करना। शहीद हमारे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, ये किस प्रकार से भारत की उस चेतना से जुड़ करके, भारत की उस चिति से जुड़ करके और भारत को चेतना के जागृत करने का काम करते हैं, जिसका परिणाम है कि 14 वर्ष का खुद्दीराम बोस भी अंग्रेजों को बम मारने के लिए तैयार होता है। मदन लाल धिंगरा एक बहुत सम्राट परिवार का बालक है, वो अंग्रेजों को मारने के लिए बात नहीं करता है, लेकिन जब ये विषय आती है कि अंग्रेज कुत्ते होते हैं, अंग्रेजों को रोटी डालो और काम कराओ, तो वह मजबूर होता है और वह गोली मारता है। तो ये नौजवान 18 वर्ष के 20 वर्ष के नौजवान 1942 के आंदोलन में जो इंदिरा गांधी जी ने ताम्र पत्र बांटा था 4036 लोगों को, उनकी उम्र उस समय 1942 में 9 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की थी। सामान्य विद्यार्थी जिसको पता भी नहीं है कि इसकी स्वतंत्रता के बाद क्या होगा, कौन राजा बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, शासन कैसे होंगे, देश का विभाजन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, उसको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसको इतना पता है कि आज भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है, हम परतंत्र हैं, हमारे चिति में भारत के माँ के प्रति जो आग्रह है उसके लिए बलिदान देने के लिए खड़ा होता है। अपने बस्ती में चिट्ठी लेकर के इस क्रांतिकारी संगठन से उस क्रांतिकारी संगठन तक जाना और उनको पहुंचाना, वो कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक कार्य नहीं था, भारत के बेटों का, भारत की मां के प्रति वह समर्पण था। इसलिए आवश्यक है कि भारत के चैतन्य को देखना और भारत के चैतन्य के प्रकाश में ही इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं को देखने का जो एक प्रयास किया जा रहा है वह महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखने, समझने, लिखने और प्रकाशन करने का जो एक प्रकार बनाया गया है, एक तैयारी की जा रही है, वह इसका एक बड़ा रूप है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं निकल रही हैं, बेटियां निकल रही हैं, दुर्गा भाभी का कंट्रीब्यूशन, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सुभाष चंद्र बोस जी के नेशनल आर्मी में भर्ती हैं। उनको अपेक्षा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा और पॉलिटिकल चेंजेस होंगे कि नहीं, अंग्रेज जब जाएंगे तो क्या होगा। उनका एक ही उद्देश्य है कि भारत की चेतना कैसे जगे। जब हम जो कोई झारखंड में जाते हैं और झारखंड में वहां देखते हैं कि टाना भगत में के लोग किस प्रकार से महात्मा गांधी जी को भगवान मान करके, ये तारणहार है, यही हमारा विश्वासी है, यही हमारा उद्धार करेगा, अंग्रेजों से हमको मुक्त कराएगा, हमारे देश को स्वतंत्र करेगा, हमारे समाज को स्वतंत्र करेगा। और वैसे टाना भगत के लोग आज भी तुलसी का वृक्ष, तुलसी का बिरवा और तिरंगा झंडा अपने आंगन में लगाकर उसकी पूजा करते हैं। उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उनको किसी प्रकार के चेंजेस की बात नहीं है। उनको क्या है कि भारत मेरी माँ है और इसको हमको मुक्त कराना है, हम भारतीय हैं, हमको भारत से मुक्त होना है। इसीलिए अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का ये मानना है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम भारतीय चिति का जागरण का उत्सव था। अंग्रेजों को भगाना तो एक छोटा दूसरा एक आयाम हो सकता है, और इसीलिए अननोन, करोड़ों अननोन लोग हैं। अभी एक पुस्तक है 5-6 वालों में ICHR ने छापा है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 15,050 लोगों की सूची बनाई है, लेकिन 15,050 से काम नहीं चलने वाला। ये संख्या करोड़ों में है। कोई भी घर ऐसा नहीं था, कोई परिवार ऐसा नहीं था जहां ये चर्चा नहीं थी
कि स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है, महात्मा गांधी जा रहे हैं, भगत सिंह की फांसी हो रही है, सुभाष बाबू आईएनएस एक सेना बना रहे हैं। अब इस चर्चा का परिणाम था कि अंग्रेजों को बैग इन बैगेज वापस जाना पड़ा। जिसके सत्ता में सूर्यास्त नहीं होता था वह बिना किसी शर्त के वापस गया। लेकिन चिन्हित करने की आवश्यकता है कि वो कौन लोग थे जो जेल जाने के लिए छटपटा रहे थे, जेल जाना ही स्वतंत्रता के संग्राम का सर्टिफिकेट मांग रहे थे। वो कौन लोग थे जो देश विभाजन को समाप्त कर विभाजन में आगे बढ़े। हम जब देखते हैं कि 1906 में अंग्रेजों के द्वारा एक प्रयोग होता है और बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल के विभाजन में के विरोध में कोई बंगाल से नहीं, कोई पंजाब से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, और लाल बाल पाल की टिकड़ी, और उसका विरोध केवल लाल बाल पाल तक ही नहीं, तो तमिलनाडु तक बंगाल विभाजन का विरोध होता है। और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ता है। वह देश के एकजुटता और देश के चिटी के जागरण का परिणाम था। देश स्व को जागृत किया था वीर सावरकर के द्वारा। पूना में 1906 में विदेशी कपड़ों का होली जलाना और देश भर में उसका व्याप बढ़ना, यह देश का स्व का जागरण था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे नेतृत्व आए जो उन स्व के जागरण और स्व के द्वारा अपनी आत्मभूति देने वाले हमारे क्रांतिकारियों को अलग करके, गरम दल नरम दल करके, उग्रवादी आतंकवादी कह करके, अंग्रेजों से कंधा कंधा मिला करके और हमारे क्रांतिकारियों को अपमानित किया। और जिसका परिणाम हुआ कि जिस देश के एक प्रांत के विभाजन के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था, उसी देश के 2 टुकड़े बेरहमी से हुए। 3.5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। दुनिया में इतना बड़ा विस्थापन कभी नहीं हुआ था। सैकड़ों लाखों महिलाओं का आबरू लूटे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन कहीं भी किसी भी प्रांत में कोई भी स्वर नहीं निकला, किसी प्रकार का कोई अपोज नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। ऐसे ये 47 वर्ष के 40 वर्षों के जो सत्ता के प्रति लोगों का रुझान आया, उस रुझान का परिणाम हुआ कि ये समस्या सामने आई हमारे। यह बड़ा क्रूशियल प्रश्न है कि एक प्रांत के विभाजन के लिए जहां पूरा देश खड़ा हो गया था, 1947 में पूरे देश को 2 भागों में बेरहमी से 3 भागों में बांट दिया गया। लेकिन किसी कोने में उसके विरोध में कोई आवाज नहीं उठी, क्योंकि कांग्रेस सभी प्रकार से लगी हुई थी कि सत्ता के शीर्ष पर कौन जाएगा, कैसे कैसे सुभाष चंद्र बोस को डैमेज करें, कैसे कैसे हमारे सरदार पटेल को डैमेज करें, महात्मा गांधी कैसे अप्रासंगिक हो जाए, कैसे लॉर्ड माउंटबेटन को से गलवैया मिला करके, कैसे लेडी माउंटबेटन के साथ सिगार जला करके हम कैसे अपने देश के को अपमानित करें और सत्ता पर कैसे हम स्थापित हो सके। इसलिए आज जिनके नाम से देश की आजादी सामने आती है, वह भारतीय चेतना से अलग है। मैं सारे गुरुजनों से, सारे अध्येताओं से, सारे विद्यार्थियों से प्रार्थना करता हूं कि उन हुतात्माओं के जिनके नाम भी नहीं आए, इनके घर जला दिए गए, इनके हजारों संख्या में माताएं विधवा हुई, माँ के गोद सूने हुए, ऐसे लाखों की संख्या में आज भी गांव में एविडेंसेस हैं। पेड़ों पर लटका करके गोलियां मार दी गई, कुएं को लाशों से पाट दिए गए। ये सारे इतिहास से बाहर हैं, क्योंकि इसमें भारतीय चेतना इतिहास में नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं अध्येताओं से कि भारत के इतिहास को भारतीय चित्त के प्रकाश में देखने का प्रयास किया जाए। जब दृष्टि भारतीय चेतना के प्रकाश में होगी तो भगत सिंह हमारे शहीद आजम क्रांतिकारी के रूप में देखे जाएंगे। और अगर भारतीय चित्त नहीं होगी, भारतीय दृष्टि नहीं होगी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगत सिंह को क्रांतिकारी नहीं आतंकवादी पढ़ाया जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि उस चित्त को स्थापित करें, उस चेतना को स्थापित करें जो भारतीय दृष्टि से हो, और इसके अध्ययन के लिए भारतीय एविडेंसेस और भारतीय विद्वानों की आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। इसलिए दृष्टि जो हो, भारतीय दृष्टि हो, भारतीय दृष्टि से देखने का जो हम प्रयास करेंगे, तो जो हमारा शोध कार्य होगा वो भी भारतीय दृष्टि से होगा। मध्यकाल में महिलाओं की दुर्दशा
स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की दुर्दशा, जब रोते हुए जाएंगे तो मरने खबर लाएंगे। हमको देखना है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, मध्यकाल में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन किस प्रकार कणकी गार्गी घोषा पाला से लेकर के और झलकारी बाई तक ही नहीं तो आधुनिक में भारत में आकर के और नीलम बहन से लेकर दुर्गा भाभी तक हजारों की संख्या में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है, वो कैसे हम कर सकते हैं। इसलिए भारत के इतिहास को देखने की दृष्टि भारतीय होनी चाहिए, भारत में इतिहास के शोध की दृष्टि भी भारतीय होनी चाहिए, और उतना ही नहीं तो भारत की जो पाठ्य पुस्तकें हैं या संदर्भ ग्रंथ हैं उसके प्रकाशन में भारतीय दृष्टि, भारतीय एविडेंसेज और भारतीय विद्वानों का ही होना चाहिए, जिनका दिल, जिनके चित्त से, भारत के चित्त से एकात्मता है, जो भारत को मां मानने में जिनको संकोच नहीं होता। ऐसे ही सैकड़ों लोगों को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसका परिणाम होगा कि भारत में हजारों डॉक्यूमेंट्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर हम स्वतंत्रता संग्राम को एक नया दिशा देंगे, नए आयाम उसमें आएंगे। वो कौन से कारण थे कि सुदूर मामा कहीं झाबुआ में युद्ध कर रहा है, कहीं कोई और युद्ध कर रहा है, बनवासी युद्ध कर रहा है, वो कौन से कारण है? वो कारण क्या सत्ता का हस्तांतरण है? क्या डोमिनियन स्टेट प्राप्त करने के लिए है? क्या वह स्वराज के लिए है? नहीं, वो भारत माता के साथ न्याय करने का है, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में जीने का है, खुले आसमान में सांस लेने का है, भारत के अपमान के बदला लेने के लिए है। और ये सारी बातें जो भारतीय चैतन्य के प्रकाश में इतिहास को देखेंगे, उसमें शोध भारतीय चैतन्य के प्रकाश में होगा, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भारतीय चैतन्य के प्रकाश में होगा, तो क्लासरूम में जो पाठ्य पुस्तकें बनेंगी उसमें भी भारतीय चेतना होगी, और आने वाली पीढ़ी गर्व से अपने को भारतीय कहेगी, अपने को भारत के पूर्वजों का वंशज कहेगी, गर्व से भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को, मदन मोहन मालवीय को, हनुमान प्रसाद पोद्दार को, महात्मा गांधी को अपने पूर्वज के रूप में स्थापित करेगी और उसे गर्व महसूस करेगी। इतिहास का रेलेवेंस शायद यही है कि अपने पूर्वजों पर, अपने पूर्व किए हुए कार्यों पर हम गर्व महसूस करें, उससे अपने उत्थान के रास्ते को बना सकें। केवल और केवल सीख लेना इतिहास का उद्देश्य नहीं है। इतिहास का उद्देश्य स्वाभिमान को संप्रेषित करना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का संग्रह करके विश्व कल्याण के लिए मानवता और मानव का निर्मिति करनी है। हमको लगता है कि आज की इस अवसर पर जो स्व का जागरण और चित्त की अवधारणा हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जो मूल विषय था, मूल था, इस पर सभी विद्वानों का राय, हम तो अकिंचन हैं, हम तो कोई प्रोफेसर भी नहीं है, हम कोई टीचर भी नहीं है, आप लोगों के सानिध्य में रह करके जो सुना है और देखा है वही आपके सामने रखा है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं देश के अपने विद्वानों गुरुजनों से कि भारत के इतिहास के साथ अपघात हुआ है, भारत का इतिहास को फिर भारतीय चेतना के प्रकाश में, भारतीय दृष्टि से लिखने, पढ़ने, पढ़ाने और आने वाले पीढ़ी को सजाने में भारत का इतिहास काम आवे। शायद भारत के इतिहास के अध्ययन की यही प्रासंगिकता होगी। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, हमारे माननीय कुलपति जी ने, प्रति कुलपति जी ने, और सारे आप लोगों ने सुना, और इतना देर तक हमको सुनने का आपने जो जोखिम उठाया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए, भारत माता के चरणों में आप सबका जीवन का शेष समय समर्पित हो, जिससे राष्ट्र परम वैभव जाने में सक्षम हो, इतना ही प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।